नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ माटी वाली इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण भी हिंदी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे माटी वाली के बारे में कि माटी वाली पाठ में लेखक क्या लिखते हैं। लेखक इनके विद्यासागर नौटियाल जी हैं। इस पाठ में लेखक माटी बेचने वाली का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है। माटी वाली उसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती थी। जैसे बच्चों, अगर कोई औरत सब्जी बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जी वाली कहते हैं। दूध बेचती है तो दूध वाली कहते हैं। मिठाई बेचती है तो मिठाई वाली कहते हैं। उसी तरह इस पाठ में भी मिट्टी बेचने वाली को हम माटी वाली कहते हैं, या लेखक माटी वाली का नाम का संबोधन किए हैं। माटी वाली एक गरीब बूढ़ी महिला है जिनके घर में एक उनके बूढ़े पति हैं। सिर्फ 2 आदमी का परिवार है। बूढ़े पति कोई काम काज नहीं कर पाते, इसलिए माटी वाली ही माटी बेचकर घर का गुजारा करती थी। तो इस पाठ में विस्थापन की समस्या का भी वर्णन किया गया है कि विस्थापन किसको कहते हैं। विस्थापन उसको कहते हैं जब लोग बाढ़ या बांध आदि बनने के कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। धनी वर्ग के लोग तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे रहते हैं, तो कहीं भी वे ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। पर गरीब जो होते हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। तो गरीब माटी वाली कहाँ जाए? उन्हें तो कोई जगह नहीं मिलता, या उनके पास धन संपत्ति है नहीं। इसी लाचारी को इस पाठ में दिखाया गया है कि उसकी ज़िंदगी कितनी दुख से भरी है। पहले के ज़माने में गैस चूल्हा नहीं होता था, या लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। तो चूल्हे बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता था। फिर रोज मिट्टी को पानी में घोलकर उसका लेप चूल्हा में लगाया जाता था ताकि चूल्हे टूटे नहीं, उसमें मजबूती बने रहे। तो इसके उपयोग के लिए ही माटी वाली सबके घर मिट्टी दिया करती थी, और वह अकेले पूरे गांव में मिट्टी देती थी। तो इसी माटी वाली के बारे में, यानी मिट्टी बेचने वाली जो बूढ़ी औरत है, इसका कहानी इस पाठ में विद्यासागर नौटियाल जी लिखे हैं। बहुत ही रोचक ढंग से लिखे हैं, लेकिन माटी वाली का जो है बहुत ही इसमें दर्दनाक दिखाया गया है। जीवन उसका कितना दुख में बीत रहा है, इसके बारे में इसमें संकेत किए हैं लेखक। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। शहर के सेमल का तप्पर मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि शहर के सेमल का तप्पर जो है एक मोहल्ले का नाम है। तो उसके आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से क्या की, अपने सिर पर जो बोझा लादी हुई थी मिट्टी का, तो उसको नीचे उतारती है। मिट्टी से भरा एक कंटर किसको कहते हैं? कंटर कनस्तर को कहते हैं। टीन के डालडा या तेल वाला जो रेक्टेंगुलर आकार का एक शेप होता है, डब्बा होता है, तो उसको ही कंटर कहा जाता है। आप लोग अगर किराना दुकान में कभी जाएंगे तो देखेंगे कि डालडा का एक टिन का डब्बा होता है, उसमें तेल भी होता है, डालडा भी एक अलग डब्बा होता है। तो उसी को क्या की थी, ऊपर का सिरा काट कर उसमें गड्ढे वाले नीचे सतह पर मिट्टी भर भर के उसमें लाती थी। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहाँ उसे ना जानते हो। मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि टिहरी शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं जानते हो, क्योंकि घर घर में उस समय मिट्टी का चूल्हा बनता था, सबको खाना बनाना पड़ता था, और मिट्टी वाली जो है सबके घर घर मिट्टी पहुँचाया करती थी। तो अक्सर सारे लोग उसको जानते थे, और मिट्टी वाली भी जो है माटी वाली सबको जानती थी।
इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, यानी जो भी किराएदार भी वहाँ आते थे, जो वहाँ के निवासी भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे, वे लोग भी माटी वाली को जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी, यानी सिर्फ वह अकेली एक महिला थी जो सबके घर में मिट्टी पहुँचाती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब दूसरा कोई नहीं था, उसके साथ कोई कंपटीशन करने वाला दूसरा कोई नहीं था, मिट्टी बेच देने वाला, सिर्फ एक अकेली वही माटी वाली थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर वह मिट्टी वाली नहीं रहती तो किसी के घर चूल्हे भी नहीं जलेंगे, क्योंकि वह अगर मिट्टी ला के नहीं देगी तो क्या होगा, चूल्हा नहीं बन पाएगा और अगर चूल्हा टूट गया तो फिर उसमें खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए रोज़ रोज़ उस चूल्हे का देखभाल किया जाता है। उसमें अगर क्रैक आ जाता है, टूट जाता है, तो मिट्टी का लेप लगाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई की समस्या पैदा हो जाएगी। और यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर माटी वाली नहीं रहेगी तो क्या होगा, लोगों के सामने खाना बनाने की समस्या हो जाएगी और चूल्हे चौके की लिपाई करने की भी समस्या हो जाएगी। आगे बता रहे हैं कि भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, जिस तरह लोग भोजन बनाने के लिए हमेशा समस्या रहता है कि उसमें हर चीज़ जुटाना पड़ता है, चावल दाल सब्जी मसाले तेल जलावन सब कुछ रहेंगे तभी तो खाना बन पाएगा। तो उसी तरह क्या बता रहे हैं कि भोजन जुटाने और खाने की तरह मिट्टी की भी एक समस्या थी। अगर मिट्टी नहीं रहेंगे तो फिर घर में खाना ठीक से नहीं बन पाएगा। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि चूल्हे बनाने के लिए और चौके लगाने के लिए, मतलब मिट्टी से निपाई के लिए मिट्टी तो चाहिए ही, लेकिन बीच बीच में साल 2 साल में क्या होता है, आजकल तो सीमेंट का ज़माना है, मकान सीमेंट का बना रहता है, तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस पर कलर करा देते हैं। साल 2 साल 5 साल में भी कलर लोग करा लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में सीमेंट लोग नहीं जानते थे और सीमेंट उस समय नहीं बनता था। तो क्या हुआ था, लोग मिट्टी से ही दीवार को भी सीमेंट के जैसे लेप लगाते थे और बीच बीच में क्या होता था, वह दीवार में से मिट्टी गिर जाता था झड़कर। तो अगर बहुत बार झड़ जाएगा तो क्या होगा, मकान कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए लोग साल 2 साल पर या 6 महीना पर लोग क्या करते थे, मिट्टी लेप लगाते थे और उस पर अलग से चूना वगैरह जो होता है कलर वगैरह कर देते थे। तो यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल माटी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान नहीं है और शहर के जो अंदर है वहाँ मिट्टी का सप्लाई नहीं है, माटा खान वहाँ पर नहीं है। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता है। और भागीरथी और भिलांगना नदी जो है 2 नदी, तो वहाँ पर तट पर ये शहर बसा हुआ है और वहाँ पर रेतीली बालू वाली मिट्टी मिलती है, क्योंकि बालू वाली मिट्टी से क्या होता है, घर की लिपाई नहीं हो पाती है, चूल्हे नहीं बन पाते हैं। अगर उसमें चूल्हे में अगर लेप भी लगा दिया जाए तो वह झड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन एक तरह का वह मिट्टी होता है जो माटी वाली देती थी, वह सीमेंट के जैसा काम करता था, वह मजबूती लाता है दीवार में और चूल्हा को भी वह मजबूत बनाता था। तो इसीलिए लाल मिट्टी माटी वाली देती थी। उसके चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो मतलब रेतीली जो मिट्टी है उससे चूल्हे का लिपाई का काम नहीं किया जा सकता है। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि नए जो किराएदार भी आते हैं तो वे लोग
को भी मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसलिए माटी वाली के वे लोग ग्राहक बन जाते हैं, उनको भी माटी खरीदनी पड़ती है। तो घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि घर घर जाकर वह माटी बेचती थी और उसका कद कैसा था, वो नाटे कद की थी, ना ज़्यादा लंबी थी ना छोटी थी, बीच के कद की थी, नाटे कद की थी और वह हरिजन बुढ़िया थी। मतलब हरिजन जो होता है हरिजन जाति का, उस जाति की वह महिला थी, माटी बेचा करती थी। आगे लेखक बता रहे हैं कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। तो शहर के जो वहाँ लोग हैं, शहर के वासी, वे माटी वाली को ही नहीं, यानी उसके जो कंटर है, बर्तन जिसमें वो माटी भर कर लाती है, कनस्तर, उसको सारे लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि घर घर उसी कंटर से, कनस्तर से मिट्टी दिया करती थी। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले क्या कहते हैं, सिर पर जो बोझ के नीचे, सिर पर जब कोई बोझ रहता है तो उसके नीचे एक कपड़े का गोल गोल सॉफ्ट डिल्ले जैसे बना लेते हैं रोल करके, ताकि सर पर अगर कोई बोझ हो, भारी बोझ, तो सर पर दबाव ना पड़े, हल्का महसूस हो। तो इस कारण क्या करती थी, रद्दी कपड़े जो टूटे फूटे, जो फटे चिटे कपड़े होते थे, उसको मोड़ करके डिल्ले बना लेती थी। और लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है और उसके अंदर लाल चिकनी मिट्टी भरी रहती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। मतलब वह मिट्टी ढकती इसलिए नहीं थी क्योंकि आराम मिलता था, जल्दी से मिट्टी भरती थी और जल्दी से किसी के घर मिट्टी पहुंचा देती थी, तो गिराती थी, मिट्टी गिराने में भी उसको कोई परेशानी नहीं होती थी, तो इसके लिए वो ढक्कन नहीं लगाती थी। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। तो जब भी ऊपर मतलब वो कंटर खरीदती है तो क्या करती है, सबसे पहले जो ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है उसको निकाल लेती है और फिर उसमें मिट्टी भरा करती हैं। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहता है। जैसा कि मैं अभी आपको बताई हूँ कि ढक्कन के न रहने से क्या होता है, जल्दी से उसमें मिट्टी भर सकते हैं, जल्दी से किसी के घर मिट्टी गिरा सकते हैं, तो इसलिए उसको आसानी होता था, इसलिए उसमें ढक्कन नहीं लगाती थी। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर बता रहे हैं कि कंटर जमीन पर जैसे वो रखती हैं माटी वाली, कि देखती हैं कि 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामनी है, वह दौड़ती हुई पहुंची और उसके सामने खड़ी हो जाती है, मिट्टी वाली के सामने, और बोलती है कि मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो मिट्टी वाली बोलती है अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तो जहाँ पर मिट्टी देने के लिए गई थी माटी वाली, तो घर की जो मालकिन थी वे क्या बोलती हैं माटी वाली को कि कंटर में जो मिट्टी भरा है उसको आंगन के एक कोने में गिरा दो, मतलब रख दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो यहाँ पर वह बोलती है कि तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम चाय के टाइम पर आई है। मतलब क्या होता है, चाय के टाइम पर इसलिए बोल रही है क्योंकि मान लीजिए आजकल के ज़माने में गैस चूल्हा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो मिनट भी नहीं लगता है, चाय बनाकर हम लोग तुरंत ही बटन दबाते हैं, गैस चूल्हा चालू हो जाता है और चाय बनाकर तुरंत दे देते हैं। लेकिन उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने में चूल्हा जलाने में घंटे, आधे घंटे लग जाते थे, क्योंकि लकड़ी का चूल्हा जलाना है, मिट्टी वाली एक चूल्हा में क्या है, लकड़ी डालना पड़ता है, लकड़ी में फिर किरासन तेल डालेंगे, किरासन तेल डालने के बाद उसमें जो है माचिस की तिल्ली लगाएंगे, धीरे धीरे उसमें आग पकड़ेगा। तो करीब आधे घंटे 1 घंटे लग जाते थे उस ज़माने में
सिर्फ चूल्हा जलाने में। उसके बाद ही कोई चाय बना सकते हैं या खाना बना सकते हैं। और खाना अगर बन गया तो फिर थोड़ी ही देर में फिर आग भी बुझ जाती है, तो क्या होता है उसके बाद हम जल्दी से कुछ बना भी नहीं पाएंगे। तो फिर वही इंतज़ार रहेगा कि चूल्हा जलेंगे। तो फिर वही होता था, शाम के समय में चूल्हा जलता था जब रात का खाना बनता था। तो इसीलिए वह कह रही है कि चाय के टाइम पर तुम आई है, तुम बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उस समय उनका चूल्हा जल गया था, चाय भी बन रहा था। तो इसीलिए बोलती हैं वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई, जो मालकिन के यहाँ मिट्टी डालने गई थी। तो वह क्या करती हैं, अपने घर में गई हैं किचन में और वहाँ से 2 रोटियां ले आती हैं। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई, यानी क्या कि रोटी को माटी वाली को दे देती है और फिर रसोई में चली जाती है। तो आगे बता रहे हैं कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि उसको तो मिनट भी नहीं था, अपने लिए कोई भी समय नहीं बचता था कुछ भी सोचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मिट्टी देना था, हर घर में उनको मिट्टी पहुंचाना था। तो अच्छा और बुरा भाग्य क्या है इसके बारे में उसको कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलता था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, और जैसे ही मालकिन जो है घर में किचन में गई जाती हैं तो माटी वाली क्या करती हैं, जो रोटी दी थी खाने के लिए, तो इधर उधर वो तेज निगाहें दौड़ाती है, नज़र दौड़ाती है कि कोई देख तो नहीं रहा है। और हाँ, इसी वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने क्या की, फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोरों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो क्या करती हैं, जैसे ही मालकिन रसोई जाती हैं तो वे जो डिल्ले जो जिस पर वो माथे पर कंटर रखती थी, एक गोल गोल डिल्ला बना हुआ था, तो उसको वो खोल लेती है और उसमें रोटी रखना चाहती है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने के पहले उसने क्या की, चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। और वो क्या करती है, वो डिल्ले का जो कपड़ा था उसको खोल लेती है और उसमें एक रोटी को लपेटकर गांठ बांध देती हैं। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगती है, मतलब झूठ मूठ से एक नाटक करती है कि हम खा रहे हैं, चबा चबा कर दिखा रही है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया और मालकिन क्या करती है, एक पीतल के गिलास में चाय लाकर रखती है और उस चाय को कहाँ रख देती हैं, बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख देती हैं, मतलब उसके हाथ में भी नहीं देती हैं। क्योंकि उस ज़माने में थोड़े ही दिन पहले की बात है कि लोग हरिजन को मतलब हाथ से टच नहीं हो जाए तो लोग हाथ से नहीं दिया करते थे, नीचे रख दिया करते थे कि कहीं अगर हमारे हाथ को छू ली तो क्या होगा, पाप लग जाएगा। तो इसलिए वह भी क्या करती है, चाय का गिलास नीचे रख देती है। ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, और क्या कहती है, ले सदा बासी साग मतलब रात की बची हुई जो साग है कुछ है नहीं, मतलब साग भी अभी नहीं है, तो क्या करो इसी चाय के साथ निगल जा, मतलब इसी चाय के साथ जो तुमको रोटी दिए हैं खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। और माटी वाली क्या करती है, जो कुछ खुले कपड़े थे उसके एक छोर से पूरी गोलाई में, मतलब गिलास गर्म था इसलिए कपड़े से पीतल के गिलास को पकड़कर उठा लेती है। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मार ली। और उसको तो समय था नहीं आराम से खाने पीने का, आराम से चाय भी पीने का, तो हड़बड़ी में क्या करती हैं, जल्दी जल्दी से चाय को फूंक मारती है ताकि ठंडा हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुरकने लगती है मतलब चाय की चुस्की लेने लगती है, पीने लगती है। अब चाय पीने लगती है। तो यह बच्चों पार्ट 1 है, और चूँकि यह लंबा पार्ट है इसीलिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बनाऊंगी। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक
करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।